नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वर्ल्ड न्यूज अपर्णा जैन के साथ। वर्तमान में विदेशी शिक्षा इस प्रकार हावी हो चुकी है भारतीय युवा पीढ़ी पर कि पश्चिमी मूल्यों और विचारों को ताक में रख करके स्थानीय ज्ञान, भारतीय ज्ञान और प्रथाओं पर से युवा पीढ़ी का विश्वास उठ चुका है और उनके बारे में हीन तथा पक्षपाती विचार प्रबल होते जा रहे हैं। आज वर्तमान में विदेशी शिक्षा प्रणाली भारतीय समाज को, भारतीय युवा पीढ़ी को इस तरह से बरगला रही है कि वर्तमान में भारतीय परिवार एवं विवाह जैसी बुनियादी सामाजिक संस्थाओं को भी नुकसान पहुंचा रही है। उच्च शिक्षा के लिए माता पिता तथा परिवारजन अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेज रहे हैं जहां पर पूरी तरीके से विदेशी शिक्षा प्रणाली होती है, जहां बच्चों का रहन सहन, उनकी संस्कृति पूरी तरीके से विदेशी हो जाती है और युवा पीढ़ी, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं तथा वे विदेशी शिक्षा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। विदेशी शिक्षा प्रणाली पर चलने वाले ये स्कूल बच्चों को मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ आकर्षित करते हैं और बच्चों को विदेशी मूल्यों, विचारों और उसकी संस्कृति से अवगत कराते हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है और बच्चे हो जाते हैं भ्रमित। ये विदेशी मॉडल पर चलने वाले स्कूल युवाओं को, बच्चों को जानकारी देते हैं कि किस तरह से वो अपना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बाहर के कॉलेजेस के अंदर अपना एडमिशन करा सकते हैं और वहाँ पर रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। एक छात्र की पढ़ाई पर अगर अच्छे से अच्छे क्षेत्र में अगर देखा जाए, जहाँ पर उनका एडमिशन कराया जाता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर 5 से 10 करोड़ का खर्चा आता है, जिसके लिए भारत के उच्च वर्गीय क्राउड को अट्रैक्ट किया जाता है। बच्चों को वहाँ पर भेजने के लिए पूरी तरीके से उनके दिमाग में भारतीय संस्कृति के प्रति और भारतीय सभ्यता और भारतीय विचारों और मूल्यों के प्रति नकारात्मक विचार डाले जा रहे हैं, जिससे भारत की शिक्षा प्रणाली पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वास्तव में भारत की शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की है कि भारतीय बच्चों को विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करनी पड़ रही है। क्या भारत में शिक्षा प्रणाली सचमुच कमज़ोर है? तो आइए जानते हैं हम भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में। ऐसा मिथ्या भ्रांति कही जा रही है कि हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है तथा पाठशालाएं हैं, वे अंग्रेज़ों ने प्रारंभ की। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में शिक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं थी तथा भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। ऐसी मिथ्या भ्रांति फैलाई जा रही है। अंग्रेज़ों के आने से पहले देश में शिक्षा के मामले में अंधकार ही था, ऐसा भी बताया जाता है। किंतु सत्य परिस्थिति क्या थी? अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत में जो शिक्षा पद्धति थी, उसका मुकाबला संसार में कहीं भी नहीं था। उदाहरण के तौर पर बता दिया जाए कि न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानकर विस्तार से लिखा था। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। हालांकि वेदों में गुरुत्वाकर्षण के नियम का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने इस पर एक ग्रंथ लिखा, सिद्धांत शिरोमणि। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह सिद्धांत यूरोप में प्रचारित हुआ। आज जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स बाय न्यूटन कह करके इसको समझ रहे हैं, दरअसल वह ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है, वो न्यूटन से 500 वर्ष पहले भास्कराचार्य ने ही बता दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। ऐसा पहले से ही बता दिया गया था। इस तरह के ऐसे सैकड़ों आविष्कार हैं जो भारत के लोगों ने किए, लेकिन चूंकि पश्चिम ने विश्व पर राज किया, इसलिए इतिहास उन्होंने ही लिखा और उन्होंने साजिश के तहत
खुद के दार्शनिक और वैज्ञानिकों की महिमा मंडित किया। मगर सत्य तो ये है कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारत की ही शिक्षा कहीं पर भी किसी भी तरह से विश्व में कम नहीं थी। विश्व का पहला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी तक्षशिला भारत में प्रारंभ हुआ। उन दिनों में भारत में अनपढ़ जैसा कोई शब्द प्रचलन में ही नहीं था। आज हमारे बच्चे पढ़ाई करने विभिन्न देशों में जाते हैं। उस समय विभिन्न देशों के बच्चे पढ़ने के लिए भारत में आते थे। एक भी भारतीय युवा उन दिनों पढ़ने के लिए विदेश में नहीं जाता था, क्योंकि भारत में एक परिपूर्ण शिक्षा पद्धति काम कर रही थी। यदि हम बात करें कि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय कहाँ था, तो वो भी भारत में ही था, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि मगध में वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित था। तक्षशिला और नालंदा ये दो विश्वविद्यालय ऐसे थे जो कि भारत में ही थे। यदि विश्व के अंदर जो पहले दो विश्वविद्यालय थे तो जो कि भारत में थे, तो भारत की शिक्षा कैसे पिछड़ी हुई हो सकती है। भारत की शिक्षा तो प्राचीन थी और सबसे उच्च मानी गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी, जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था, उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यहाँ 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। आज जो भारत में वर्तमान में यह बताया जाता है कि विदेशी चिकित्सा पद्धति काफ़ी ऊपर है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि भारत प्राचीन समय से ही चिकित्सा पद्धति में हमेशा अग्रणी रहा है। उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को तत्कालीन 1000 मुद्राएं शुल्क के रूप में देनी पड़ती थी। जो एक साथ सारी मुद्राएं नहीं दे सकते थे, वह सुविधानुसार दे सकते थे। जो शुल्क नहीं दे सकते थे, वह विश्वविद्यालय में सेवा कार्य करके शिक्षा प्राप्त करते थे। इसका अर्थ यह निकला कि भारत में शिक्षा पद्धति को कभी भी व्यापार की तरह नहीं बनाया गया। यह हर छात्र के लिए उपस्थित थी। विद्या और विश्वविद्यालय एक ऐसी चीज थी जिसको धन से काफ़ी कोसों दूर रखा गया था। आज जिस तरह से विश्वविद्यालयों को एक व्यापार करने का जरिया बना दिया गया है, प्राचीन भारतीय सभ्यता में शिक्षा एक सेवा का कार्य माना जाता था और इसकी पूर्णतया पूजा की जाती थी। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में तक्षशिला में वेद, वेदांत, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्व विद्या, मंत्र विद्या, विविध भाषाएं, शिल्प आदि की शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करते थे। तो आज वर्तमान विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में जहाँ पर विदेशी शिक्षा को उच्च बता करके उनका महिमा मंडन किया जा रहा है, उन विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों को ये चीज़ सामने रख देनी चाहिए कि प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार कौटिल्य, जीवक, चंद्रगुप्त, पाणिनि, कौशलराज, प्रसेनजित आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। और जो शास्त्र और जो पाठ्यक्रम जो अब पढ़ाए जा रहे हैं, प्राचीन भारतीय सभ्यता और प्राचीन भारतीय शिक्षा इससे कहीं आगे है। इसी विश्वविद्यालय में वैदिक एवं बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ साथ संस्कृत, पाली भाषा, वैदिक बौद्ध साहित्य, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, अर्थशास्त्र शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। अगर ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान से समझें तो हम समझ सकते हैं कि क्या आज हमारे भारतीय बच्चों को, विद्यार्थियों को सचमुच में विदेश में शिक्षा करने की ज़रूरत है। चिकित्सा के कुछ पाठ्यक्रम
7 वर्ष के थे तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को 6 माह का शोध कार्य करना पड़ता था। इसका अर्थ यह है कि भारतीय में चिकित्सा पद्धति में ऐसा नहीं है कि शोध कार्य सिर्फ विदेशी विश्वविद्यालयों में ही किया जाता था। नहीं, यह तो शुरू से ही प्राचीन भारतीय शिक्षा का हिस्सा था। इस शोध कार्य में वह कोई औषधि की जड़ी बूटी पता लगाता था, तब जाकर के उस विद्यार्थी को उसे डिग्री मिलती थी। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि उस समय विद्यार्थी को किसी भी जड़ी बूटी के लिए रिसर्च करनी पड़ती थी और उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती थी, तब जाकर के उसको चिकित्सा के अंदर डिग्री मिलती थी। स्कूलों में बच्चों को यह कहकर के भ्रमित किया जा रहा है कि अगर आपको मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ना है तो आप विदेशों में पढ़िए, क्योंकि वहाँ की शिक्षा प्रणाली भारत से काफ़ी ऊंची है। तो उनको ये बता दिया जाए कि 500 ईस्वी पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला या आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि वहाँ स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा आंतड़ियों तक का ऑपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। यहाँ धनी तथा निर्धन दोनों तरह के शास्त्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि आज की तरह वर्तमान की तरह धनी या निर्धन छात्रों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ाया जाता है। धनी छात्र, और आप सभी को ये विदित कर दें कि प्रसिद्ध विद्वान चिंतक कूटनीतिज्ञ अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा कोई विदेश जाकर के नहीं पूर्ण की थी। उन्होंने अपनी शिक्षा इस विश्वविद्यालय से ही करी थी। आज हम समझ सकते हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार स्कूलों में कॉलेजों में विदेशी शिक्षा का भूचाल सा आ गया है और हर कोई स्कूल विदेशी शिक्षा के ढर्रे को अपना रहा है, विदेशी शिक्षा प्रणाली को अपना रहा है और बच्चों में विदेशी संस्कार डाल रहा है। वो उनको ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय शिक्षा प्रणाली काफ़ी उच्च और श्रेष्ठ है, और यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पर आए, जो भारतीय सभ्यता है और जो भारतीय रिवाज हैं, जिनका हर एक रिवाज के पीछे कोई ना कोई साइंस है, कोई रूढ़िवादिता या अंधविश्वास नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारे रिवाज, हमारी संस्कृति पूरी तरीके से साइंटिफिक है। विदेशी वैज्ञानिक जहाँ पर इस बात का अहम करते हैं कि चंद्रमा पर सबसे सर्वप्रथम पैर उन्होंने ही रखा था, तो उनको यह बता दिया जाए कि शून्य का आविष्कार या शून्य का जनक भारत के ही आर्यभट्ट थे, और यदि वे शून्य का आविष्कार नहीं करते तो चांद तक की दूरी नापना असंभव था, और यदि चांद की दूरी पता नहीं चलती तो शायद आज चांद तक जाना भी संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं पर भारतीय शिक्षा कितनी श्रेष्ठ है और कितनी महान है और कितनी साइंटिफिक है, इसके बारे में उनको समझाना पड़ेगा। ये अब हम जानते हैं इसी विषय पर आचार्य श्री विनोद बिहारी जी शास्त्री, जो कि राजस्थान सरकार में संस्कृत के प्रोफेसर पद पर, प्राचार्य पद पर कार्यरत होकर सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने संस्कृत में पीएचडी और एमए किया है। नमः शिवाय। वैदिक शिक्षा विश्व की धरोहर है। ऋग्वेद उसका उद्गम स्थल है, अग्नि उसका संदेशवाहक है। भारत की वेद शिक्षा आत्मा है, सनातन धर्म कर्तव्य की ओर ले जाने का एक विश्व जनीन सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम और असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यह सनातन संस्कृति भारत की संदेशवाहक है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति में जो व्यक्ति अपना भविष्य ढूंढने जा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि लौट आइए, हमारी इस पृथ्वी की संरक्षा और सुरक्षा कीजिए।
सूर्य की शिक्षा यही है कि हम गायत्री मंत्र से धियो यो नः प्रचोदयात् ऐसा समझ करके उसकी आराधना करें और विश्व की मानवता को कल्याण में, संरक्षा में, सुरक्षा में हम लेके आए। हमारी गीता, श्रीमद् भागवत हमारा वैदिक वांग्मय का स्रोत है, तो आदि काव्य वाल्मीकि रामायण और ये सब महाभारत आदि ये सब हमारे संदेशवाहक हैं। हम विद्या विमुक्ति की ओर ले जाने वाली दिशा में काम करते हैं। हमारे युवा समाज को, पूरे विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः और विश्व बंधुत्व को ले जाने के लिए हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक संदेशवाहक साबित हो रही है। लौट आइए, हमारी धरती को सुरक्षा करने के लिए, नदी, समुद्र, हिमालय इत्यादि को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, धरती को पुनः वंदे मातरम करने के लिए हिंदुस्तान जय भारतम, जय हिंद। वेद पूरे विश्व की धरोहर है। भारत यहाँ से शुरू होता है अपनी शिक्षा अर्थात वैश्वीकरण, अपनी मानवीयता और उसकी संस्कृति के बतौर। शिक्षा का मतलब विद्या है, सरस्वती है, शारदा है और वह विश्व बंधुत्व की ओर ले जाने वाली होती है। यहाँ पशु, मानव, देव, राक्षस सबको अपने आप में एक अपने प्रेरणा, एक ऐसा स्रोत जो उसमें मानवीय संस्कृति की संरक्षा और सुरक्षा का भाव हो। तो नदी, समुद्र, पर्वत वैश्वीकरण की दिशा में हमें ये सब हमारे संरक्षक हैं। भगवान शिव उसके आद्य प्रणेता हैं। हमारे शिक्षा के मूल में भारतीय संस्कृत, भारतीय वैदिक वांग्मय, भारतीय संस्कृति और उसके चारों वेद और उपनिषद, पुराण, महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत आदि उसके निरंतर प्रवाह है। तो गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, सागर आदि उसके शिक्षा के अवगाहन करने के हमारे माध्यम हैं। यह अहिंसक और अपने आप में सुरक्षा के साथ साथ धर्म अर्थात कर्तव्य की ओर उन्मुख करने वाले हैं। न कि केवल अब विदेशों में पाश्चात्य संस्कृत को या पाश्चात्य संस्कृति को यदि हम अवगाहन करने लगे या उसको अपनाने लगे तो हमारा सनातन मूल्य जो वैश्वीकरण की, विश्व बंधुत्व की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की ओर ले जाने वाला जो संदेश है वह संदेश कम हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। इसको न जाने दें। हमारे भारतीय शिक्षा, संस्कृति और सनातन धर्म की ओर जिसमें विश्व मानवता का संदेश छुपा हुआ है, उसकी सुरक्षा का संदेश छुपा हुआ है। यह अहिंसक वृत्ति की ओर ले जाने वाला, सबको संरक्षा प्रदान करने वाला, इस देश की संस्कृति और संस्कृति को बचाने वाला। आइए और हमारे इस संस्कृति के माध्यम से इस शिक्षा में आप लेके आइए और ब्रह्मांड को निरस्त्रीकरण की दिशा में या अहिंसक की दिशा में अपने आप इस पे ले जाने के लिए इस यज्ञ में शामिल हुई है। अग्नि हमारा स्रोत है, सूर्य और पृथ्वी हमारी भारत माता की संदेशवाहक शिक्षा के स्रोत है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। मैं विनोद बिहारी शर्मा, जयपुर, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। तो हमें अपने इस कल्चर को जो लुप्त होता जा रहा है, जो हमारी संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, जो हमारे रीति रिवाज विदेशी शिक्षा प्रणाली के हत्थे चढ़ करके लुप्त होते जा रहे हैं, उनको पूरी तरीके से रोकना पड़ेगा। हमें हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को, नवयुवक पीढ़ी को, नवयुवाओं को, नवयुवतियों को। आइए अब इस विषय पर हम जानते हैं विचार प्रोफेसर रश्मि जैन के, जो फॉर्मर हेड रह चुके डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। आजकल एक जो ट्रेंड शिक्षा के क्षेत्र में देखा जा रहा है, विशेषकर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, कि बहुत सारे युवा विदेशों में पढ़ाई के लिए जाते हैं। कई करोड़ रुपए खर्च करके वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। और एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो है वो ये भी है
कि पहले लोग आईवी लीग में या बहुत अच्छी जो टॉप इंस्टीट्यूशंस होती थी उसमें जाया करते थे। अभी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो देश हैं वहाँ पर भी मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए बच्चे जाने लगे हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि उनका भारत की जो हमारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉलेजेस हैं वहाँ पर उनका एडमिशन नहीं हो पाता और फिर वो बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाने के बाद ये देखा गया कि अब विशेषकर से अगर आज के संदर्भ में देखें तो उन्हें वो वापस भी आ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई पूरी करके वहाँ पे अगर उन्हें जॉब नहीं मिलता है या वर्क परमिट नहीं मिलता है उस देश में तो वो वापस लौट कर भारत में वापस आते हैं और फिर यहाँ की जॉब मार्केट में अपने लिए जॉब तलाश करते हैं। और उससे एक जो समस्या पैदा होती है वो होती है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बनिस्बत एम्प्लॉयर या नियोक्ता जो है वो बाहर से, विदेशों से पढ़ाई करके लौटे हुए स्टूडेंट्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो उनकी जो शिक्षा है वो बेहतर है, जबकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की जाती है और उसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो हमको डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज जो कि एक एजुकेशनिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो अपने विचार शेयर करेंगी आरआर वर्ल्ड न्यूज़ पर विदेशी शिक्षा नीति और भारतीय शिक्षा के बारे में। नमस्कार, मैं स्नेहलता भारद्वाज और आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं कि हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ पाश्चात्य एजुकेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े संस्थान खुल गए हैं जो आपको ये मोटिवेट करते हैं कि आप बाहर जाइए और करोड़ों रुपए लगाकर वहाँ से डिग्री हासिल करके आइए, बाहर विदेशों से डिग्री हासिल करके आइए। क्या ये सही है? यह हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही गलत है, हमारे युवाओं के साथ बहुत गलत है और भारत के भविष्य और भारत के युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसलिए मैं उन संस्थानों को कहना चाहूँगी और अवगत कराना चाहूँगी, साथ ही बताना चाहूँगी कि इस तरह का काम ना करें, क्योंकि वो कुछ अपने फायदे के लिए देश के युवाओं को भटका रहे हैं, देश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। बाहर जाकर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश की एजुकेशन इतनी बढ़िया और इतनी व्यवस्थित है कि उसे विदेशों तक माना जाता है। तो बच्चे माँ बाप से दूर होकर आकर्षण की तरफ बढ़ने लगे हैं, बच्चे माँ बाप से दूर होकर विदेशों में सेटल होने लगे हैं और अपने माँ बाप को भूलने लगे हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी परवरिश को भूलने लगे हैं। तो मैं उन संस्थानों से कहना चाहूँगी प्लीज़ ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश के भविष्य को खतरा हो, हमारे देश के युवाओं को खतरा हो। कृपया आप अपने देश को आगे बढ़ाएं और देश की उन्नति में भागीदारी दें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे हम आरआर वर्ल्ड न्यूज़ में अपर्णा जैन के साथ। नमस्कार।